इंडिया स्पीक डेली के माध्यम से डॉक्टर जनता संवाद में आप सब व्यूअर्स का और अपने डॉक्टर्स का हार्दिक वेलकम करता हूं। और आज के हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर समीर, यू आर वेलकम टू दिस प्रोग्राम। डॉक्टर नमस्कार, साहब, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ हैं डॉक्टर अन्विता गर्ग, शी इज ए नमस्कार सर। गायनेकोलॉजिस्ट। आप दोनों का हेलो टू हार्दिक एवरीबॉडी। वेलकम। और आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम डूज एंड डोंट इन दिस पेंडेमिक। डॉक्टर समीर, आज की डेट के अंदर हम देख रहे हैं कि डेली न्यूज है, हम सब पेंडेमिक से झूम रहे हैं। और आज की डेट के अंदर दिल्ली के अंदर प्रेजेंट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, सारा कुछ बंद हो चुका है। और इसके अंदर जो बेसिक बातें हैं जो हम लोगों को कहा जाता है कि डूज एंड डोंट, किन चीज़ों का डे टू डे में अवॉइड करना, उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम आपस में थोड़ी सी बात डिस्कस करें। जी, सबसे पहली बात तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि एक मास्क पहन के रखना है, कि जो बात सबसे फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि मास्क चाहिए। इसके बारे में कई तरह के आता है कि कोई कॉटन का मास्क पहन के रखता है, कोई सर्जिकल मास्क पहनते हैं, कोई N95 आते हैं, कोई 99 आने शुरू हो गए और M मास्क है। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर समीर, प्लीज इसके बारे में कुछ ज्ञान डालें हमको। जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से अभी आपने भी बात की कि हम बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ पहुंच चुके हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि पहले जब हम बात कर रहे थे इस नए वेरिएंट की, तो ये वेरिएंट सिर्फ जो बाहर से ट्रेवल करके आ रहे थे लोग, उन्हीं के अंदर देखा गया था। पर अब ऐसा कोई आपकी हिस्ट्री होनी जरूरी नहीं है कि आपने कहीं ऐसी एट रिस्क कंट्री से आपने कोई यात्रा की हो। अभी तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि एक एयरबॉर्न ही बन चुका है। हम ज्यादातर जब बात करते हैं मास्क की, तो सभी का बस एक सिंपल सा ये होता है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड सैनिटाइज करना है। पर मास्क पहनने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो है राइट तरीके से मास्क पहनना और राइट मास्क पहनना। अभी अगर हम सोचें और बाहर अगर हम देखें भी, ज्यादातर इवन मार्केट्स में देखें या कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर भी देखें, तो आप ये देखिए कि मास्क लोग किस तरह से पहनते हैं। या तो वो मास्क को अगर पहनेंगे तो वो नाक के नीचे होता है, या फिर मास्क आप ये देखिए कपड़े या कॉटन इस तरह का वो मास्क लगा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में जिस तरह से सब लोग बात कर रहे हैं और सबने सुना भी होगा, दर्शकों ने, सबने, कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, बहुत अधिक संक्रामक है। तो आप मान के चलिए कि आपको जो कॉटन वाला मास्क है या जो कपड़े वाला मास्क है वो निश्चित तौर पे आपको इससे सुरक्षा नहीं देगा। इसके लिए हम N95 मास्क को ही सजेस्ट कर रहे हैं। पहले हालांकि हम जब बात कर रहे थे डेल्टा वेरिएंट के टाइम, स्पेसिफिकली हम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो हाई एक्सपोजर में काम कर रहे थे, उन्हीं के लिए सजेस्ट कर रहे थे। पर अब तो जनरली जैसे जो N95 है बहुत ही किफायती दाम में आपको उपलब्ध हो जाता है, तो सभी के लिए अनिवार्य है कि N95 मास्क पहने। और इसमें कई बार लोगों के कुछ इस तरह के कंसर्न होते हैं कि अगर मैं मास्क पहन रहा हूं तो मेरे चश्मे के ऊपर इस तरह से फॉगिंग आ रही है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या ये सब चीजें हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप मास्क पहन रहे हैं वो फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके ऊपर। अगर आप फिट मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर वो चाहे आपने मास्क पहना या ना पहना उसी के बराबर है। तो ये एक आपको मास्क को लेके इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर समीर, इसमें थिकनेस की भी इंपॉर्टेंस रहेगी? हाँ, देखिए मैम, अभी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो हालांकि हम N95 मास्क की बात कर रहे हैं, पर अब इससे ऊपर और भी मास्क आ गए हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के लिए वो ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा। बट दो चीजें हैं इसके अंदर, या तो हम जो अपना सिंपल वाला N95 मास्क पहन रहे हैं और उसके साथ एक सर्जिकल मास्क पहन लेंगे, तो वो आई थिंक दैट विल बी मोर प्रोटेक्टिव। यस, डेफिनेटली। क्योंकि उनमें हमारे से पास भी पेशेंट्स बहुत आती हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा सही, बहुत लोगों ने तो सिर्फ चिन पे लगा रखा होता है और मास्क उतार के बात करती है, कि जी जबकि उन्हें जी उतार के बात नहीं करनी चाहिए। सबसे स्पेसिफिक तो बात यही है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ये भी तो हमें हैबिट बनानी पड़ेगी कि जब भी हम बात कर रहे हैं, इवन देखिए जब बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम हमारा ट्रांसमिशन बहुत अधिक होता है। तो ये हमें जान एग्जैक्टली लेना जरूरी है कि हमें एक ऐसी हैबिट बनानी है कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल उसको पहन के जो है करें। और दूसरा, कई बार अभी हमने देखा है कि देखिए ऑफिसेज वगैरह के वैसे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है कि 50% आपको रखना है स्टाफ, पर स्पेसिफिकली हमने ऑफिसेज वगैरह में भी ये नोटिस किया है कि लोग जब खाना खा रहे हैं तो उस टाइम तो डेफिनेटली आपको अनमास्किंग करना है। तो अभी फिलहाल ये कुछ टाइम तक ध्यान रखना है, जिस तरह से जब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन में और जब
पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और हमारे एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा, और ये एयरबॉर्न है। तो सब लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं तो आप साथ में बैठ के खाना ना खाएं, कोशिश करें कि आप आराम से, जैसे अलग अलग करके ही, क्योंकि वो खाते टाइम निश्चित तौर पे कई बार हम बात भी करते हैं वो सब भी, तो वो भी कई बार जैसे हम देखते हैं कि ऑफिस में एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्फेक्ट हो गया है। तो ये सब चीजों को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, और ये सेम प्रिंसिपल हमें घर में भी अप्लाई करना है कि घर में हम जाते हैं और साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो कई बार कुछ लोग हैं जो बाहर जाते हैं और कुछ है जो अंदर रहते हैं, तो जो बाहर जाते हैं वो लोग बाहर से इन्फेक्शन को कैरी करते हैं और घर में स्प्रेड करते हैं। जैसा हम देखते भी हैं कि एक पर्सन इन्फेक्टेड है और धीरे धीरे पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो जाती है। तो घर में कोई जो बाहर जा रहा है, स्पेसिफिकली यूथ वगैरह, तो अगर आप बाहर मास्किंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो आप वैसे भी हाई रिस्क में ही हैं, आप इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं। तो जब घर में जा रहे हैं तो इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, स्पेशली जब आप अपने बुजुर्गों से, एल्डरली लोगों से और बच्चों से मिल रहे हैं, तो आप मास्क वाले प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें। डॉक्टर समीर, आज की डेट के अंदर आप इतने बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स को चलाते हैं, आप जो टेस्ट के बारे में हमको क्या सलाह देंगे कि मान लिया कोई पेशेंट हमारे पास आता है डे 1, डे 2, डे 3, और उनके लिए हमको कौन से डे पे पेशेंट को रिकमेंड करना है कि आपने RT-PCR कराना है, या जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, इसके बारे में हमारा तो कुछ हमको गाइडलाइंस दीजिए और थोड़ा सा अवेयर कराइए। जी जी बिल्कुल। देखिए हम इसको अगर अभी कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी जो सेकेंड वेव थी या फिर अभी इससे कंपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम डेल्टा में हमारी जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, या फिर हमारी अभी स्पेसिफिकली हम ओमिक्रॉन को देख रहे हैं, इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ओमिक्रॉन के बारे में जिस तरह से हम अभी तक जानते हैं, दिल्ली में लगभग ये अब 2 से 3 हफ्ते के हो गए हैं इसको आए हुए, और ज्यादा हमारा जो टेस्टिंग वाला ट्रेंड है, ये तो डबलिंग रेट तो निश्चित तौर पे पहले हमारा 3 दिन था, अब 2 दिन, अब 1 दिन हो गया है डबलिंग रेट। जैसे 5,000, 10,000, अब 10,000 से 20,000 केसेस, तो केसेस तो निश्चित तौर पे बढ़ते जा रहे हैं, और एक लिमिट तक टेस्टिंग की भी जो लैब्स की कैपेसिटी है वो, आई थिंक अगर उससे ज्यादा ग्राफ बढ़ गया तो फिर टेस्टिंग की भी, जिस तरह से पहले प्रॉब्लम हुई थी कि रिपोर्ट्स आने में सब कुछ डिले हो जाएगा, ये सब चीजें आगे आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम पीक पे होंगे। रही बात इसमें कि हमें इसको कब कराना चाहिए, देखिए जब हमने डेल्टा में देखा था सेकेंड वेव के अंदर स्पेसिफिकली कि कई बार हम टेस्ट या तो जल्दी करा रहे थे या थोड़ा लेट करा रहे थे, तो उन दोनों केसेस के अंदर हम लोगों को फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही थी कि हमने करा लिया और रिपोर्ट में नेगेटिव आया, और बाद में आपने एक्सरे वगैरह करा के देखा या सीटी स्कैन, तो उसमें आपको जो है निमोनिया के पैचेस वगैरह इस तरह से दिखाई दिए। तो इसमें इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो ये ओमिक्रॉन के बारे में जैसा हम बिल्कुल देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही जो है अफेक्ट कर रहा है, और इसमें वायरल लोड काफी ज्यादा है। तो हम लोगों को इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो ज्यादा नहीं है कि आपको डे 1 पे सिम्टम है, डे 1, डे 2 पे भी अगर लोग जांच करवा रहे हैं तो उसके अंदर वो आराम से पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसमें हाई वायरल लोड है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप लक्षण दिखते ही आप अपनी तुरंत जांच करा सकते हैं, क्योंकि पहले हम बोलते थे 3rd डे 4th डे कराएं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें रिकवरी भी जिस तरह से जल्दी है। ज्यादातर हमने देखा है कि लोग 6th डे पे अगर करा रहे हैं, उनको किसी भी रीजन से दोबारा कराना पड़ रहा है, तो तब तक तो वो नेगेटिव ही आ जाता है। तो आप डे 1 या डे 2 पे करा सकते हैं। और इसमें एक चीज समझनी है जरूरी है कि जैसे ही सिम्टम आया आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि हाईली ट्रांसमिसिबल है। जैसा हमने देखा कि पहले एक मेंबर आता और फिर पूरी फैमिली, हालांकि पहले भी ऐसे ही था कि पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही थी, पर अब तो जो है इन्फेक्टिविटी रेट काफी बढ़ गई है। तो डे 1 पे करा सकते हैं और रैपिड एंटीजन भी करा सकते हैं, क्योंकि रैपिड एंटीजन में पिछली बार हम देख रहे थे कि काफी फॉल्स नेगेटिव और इस तरह से आ रहे थे, बट रैपिड एंटीजन में भी आराम से जो है डिटेक्ट हो रहा है, तो रैपिड एंटीजन भी आराम से किया जा सकता है। सर, जनता की जानकारी के लिए क्वेश्चन डॉक्टर समीर से पूछना चाह रही हूँ, ताकि इस मंच पे वो थोड़ा उनको बता सके कि आपके यहाँ टेस्टिंग में, जैसे हम लोग RT-PCR से तो आम जनता सभी वाकिफ है कि आप डेल्टा के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, ओमिक्रॉन के लिए टेस्टिंग अलग से अवेलेबल है, और वो किस तरह से है, थोड़ी उसकी जानकारी जनता को दे दीजिए। जी जी, देखिए दोनों टेस्ट अलग अलग हैं, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, हम जो भी जांच करते हैं, RT-PCR टेस्ट जो किया जाता है, उसमें ये पता लगेगा कि संक्रमण है कि नहीं है, आपको कोरोना है कि नहीं है, कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, कि आपको डेल्टा वेरिएंट है या अभी नया वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसकी स्पेशलाइज्ड जांच होती है, वो हम आगे सैंपल्स को भेजते हैं
जिसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो हम आपको जो रिपोर्ट देते हैं इसमें ये नहीं बताते हैं कि आपको ओमिक्रॉन है या आपको डेल्टा वेरिएंट है। हाँ, ये जरूर देखा जाता है, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी रैंडम सैंपल्स दिल्ली के जो गए थे, जो एलएनजेपी के अंदर और आईएलबीएस के अंदर किए जाते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, तो वहां पर पाया गया है कि 70% से भी ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट उनके अंदर मिला है, जो हमारे पॉजिटिव सैंपल्स जाते हैं। तो इसलिए अभी हम मान के चल रहे हैं कि जितने भी अभी नए केसेस आ रहे हैं वो सभी ओमिक्रॉन के हैं। और फिलहाल हमने कुछ केसेस ऐसे जो हमने ट्रैक भी किए थे, जिनके अंदर ज्यादातर जो डेल्टा के अंदर भी इन्फेक्ट हुए थे, जो डबली वैक्सीनेटेड भी थे, कि आप सेकेंड वेव में इन्फेक्ट हुए और दोबारा भी आपका पॉजिटिव आया, तो ज्यादातर उन सभी लोगों के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट ही पाया गया। तो फिलहाल आप जो जांच कराएंगे उसमें सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि आप संक्रमित हैं या नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो आजकल घर में करने वाली किट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो हम उसके ऊपर कितना रिलायबल करें या कितना ना करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विदेशों में तो ये काफी ज्यादा प्रचलित है, पर अभी भारत के अंदर भी जो है इसको आईसीएमआर से अप्रूवल मिल चुका है। बस इसमें देखने वाली बात है कि सैंपल लेने का तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कि कई बार आप अपने आप से जैसे नेजल आपका नेजोफेरिंग्स का आप सैंपल ले रहे हैं, तो कितने ठीक तरीके से आप उसको ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। बाकी जो भी एंटीजन टेस्ट है उनका कई बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव होने के कुछ चांस रहते हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर को ही हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। इमरजेंसी केसेस के अंदर किया जा सकता है, पर टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर, कि अगर आप खुद ट्राई करके देखें अपना, कि आप ठीक से अपना नेजल सैंपल ले पा रहे हैं कि नहीं, तो मैं समझता हूँ वो एक इसके अंदर सिर्फ ड्रॉबैक है। पर आईसीएमआर की तरफ से ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और अब आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से केसेस का लोड बढ़ेगा तो उस समय इसको उपयोग किया जा सकता है। पर यहाँ पर एक चीज समझ लेना जरूरी है कि आपने उसको टेस्ट को किया और उसके अंदर नेगेटिव आ गया, फिर भी आपको लक्षण है, तो आप ये मान के मत चलिए कि आपको कोविड से इन्फेक्शन नहीं है। आपको उसको कंफर्म करने के लिए या तो फिर आरटीपीसीआर टेस्ट ही कराना पड़ेगा, या आप अपने आप को संक्रमित मान के और सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करिए। ये चीज समझनी जरूरी है। मैसेज ये है कि यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हमको आरटीपीसीआर करवा लेना चाहिए। सर, इसके अंदर अगर नेगेटिव आता है और आपको लक्षण है तो फिर, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है 100%, पर नेगेटिव है और लक्षण है तो फिर आपको दोबारा से आरटीपीसीआर भी कराना है। समीर, क्या एज इज एनी बार फॉर दिस टेस्ट? क्योंकि मैं पेडियाट्रिशियन हूँ, आमतौर पे जब बच्चे पेरेंट्स लेके आते हैं 6 महीने, साल, 2 साल का, और यदि उनसे ये कहो कि हाँ भी आपके बच्चे को बुखार है तो ये टेस्ट करा लेनी चाहिए, तो शुरू में एक्सेप्टेंस उनकी नहीं होती है। जैसे इसकी बच्चा तो घर में ही रहता है, इसको कैसे हो गया। और यदि उनको कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स है या कुछ है तो वो मानने को तैयार नहीं होते। इज देयर एनी एज बार कि हम इससे नीचे कम उम्र के बच्चों को टेस्ट नहीं कराने चाहिए? एज सच ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है सर, कि छोटी एज में आप बच्चे का टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट तो हम निश्चित तौर पे कर सकते हैं किसी भी तरह से, बट यही है कि पेरेंट्स कई बार रिलक्टेंट रहते हैं, ऐसा हमने भी देखा। हालांकि सेकेंड वेव के अंदर तो हमने सभी एज ग्रुप के बच्चों को देखा था जब टेस्ट कराने के लिए लेकर आ रहे थे। बट अभी फिलहाल अभी स्पेसिफिकली मैं इस समय की बात करूं तो जिस तरह से बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी हो गई, और लोगों को तो अगर फैमिली मेंबर में से कोई एक मेंबर टेस्ट कराने आता है, वो समझता मैं पॉजिटिव हूँ, तो अपने आप समझते हैं कि और उनको बाकी सबको लक्षण आना शुरू होते हैं, चाहे बच्चे को, तो वो उसको मान के चलते हैं कि पूरी फैमिली में जो है इन्फेक्शन हो गया है। पर एज सच कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि बच्चों का टेस्ट नहीं किया जा सकता। बच्चों का टेस्ट निश्चित तौर पे किया जा सकता है, और जिस तरह से हमने भी बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक कोविड टेस्टिंग वैन भी लॉन्च की थी गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो निश्चित तौर पे टेस्ट किया जा सकता है उनका। तो टेस्ट ये क्या घर में करते हैं बच्चों को जाके, कि डोमेस्टिक सेंटर पे लेके आना होगा, कि क्या करना होगा? हाँ, देखिए, स्पेसिफिकली हमारा जो कोविड टेस्टिंग वैन लॉन्च करने का मकसद ही यही था कि बच्चों को टेस्टिंग सेंटर तक लेकर आने में जो है पेरेंट्स को, अभिभावकों को काफी हिचकिचाहट रहती थी, तो इसलिए हमने वो इसी तरह से किया था कि हमने होम टेस्टिंग का उसमें प्रोविजन रखा था स्पेशली, कि वो वहां पर जाकर और बच्चों का सैंपल ले सकते हैं, घर पे जाके टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर समीर, आप गवर्नमेंट की वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर भी हैं, प्रोक्योरमेंट कमेटी के मेंबर हैं। ये जो आप वर्ड यूज होता है कि ये बूस्टर डोज है या प्रोविजनल डोज है, इसका क्या दोनों का मतलब है और क्या मैसेज है इन लोगों के, पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए?
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी प्रिकॉशन डोज़ की जो हम बात कर रहे हैं और जो कि मंडे से फिलहाल रोल आउट होने वाली है, तो प्रिकॉशन डोज़ हम ये अभी कह रहे हैं जो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई है, ये आपकी थर्ड डोज़ होगी। अगर आपने कोविशील्ड ली है, तो कोविशील्ड की आपकी तीसरी डोज़ होगी और आपने कोवैक्सीन ली है, तो कोवैक्सीन की तीसरी डोज़ होगी। बूस्टर की जब हम बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि हमें जितना एंटीबॉडीज़ बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन लेवल, कि हमने एक पहली डोज दी, उसके बाद हमने एक दूसरी डोज दी, तो एक एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन लेवल हमें चाहिए होता है उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो जिस तरह से समय के साथ साथ वो एंटीबॉडीज लेवल डिक्लाइन होने लग जाता है, हालांकि एक और एंटीबॉडीज लेवल, एक और इम्यूनिटी लेवल होता है जिसको हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, टी सेल्स इम्यूनिटी, जो हम लैब्स में करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, वो हमें पता लग जाती है और वो देखा गया है स्टडीज में कि 6 महीने के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो जो हम प्रिकॉशन डोज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अभी जिस तरह से 10 तारीख से लगना शुरू हो रहा है, जो हाई रिस्क वाले हमारे लोग हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, अपने डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, जिनको बार बार एक्सपोजर होता रहता है, तो उनको ये डोज दी जाएगी। इसके अलावा हमारे 60 साल के, जो 60 साल से अधिक उम्र के और जिनको कोई अन्य बीमारी भी है, उनको अभी फिलहाल ये दी जाएगी। उसके बाद इसका एज ग्रुप और कम कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इसको बूस्टर नहीं कह रहे, क्योंकि इसके ऊपर अभी कुछ और स्टडीज आनी बाकी है कि जो हम थर्ड वैक्सीन देंगे या जो हम बूस्टर शॉट देंगे, वो सेम वैक्सीन का फिलहाल तो अभी रहेगा, पर आगे आने वाले समय में वो दूसरी वैक्सीन भी हो सकती है, जिसको हम बूस्टर कहेंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे ये गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पेडिशियंस हैं, उनको भी कोई प्रोविजन या परमिशन मिलेगी कि ये लगवा सकते हैं कि जो लगाना चाहिए? क्या क्या विचार है आपके बारे में? हाँ, देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आगे, जो बूस्टर की अब बात की जाएगी, और हमने जिस तरह से बूस्टर की बात अभी से नहीं पहले से चल रही है कि आगे तो आपको वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी। हम बात कर रहे थे कि वो 1 साल के बाद लगेगी, और जिस तरह से हम फ्लू की वैक्सीन की भी बात करते हैं, तो हमारी जो अब करंट कोविड के लिए जो वैक्सीन होगी, वो भी अभी अपडेटेड वैक्सीन आ रही है। तो निश्चित तौर पे ये वैक्सीन आगे जो भी जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के पास भी अवेलेबल करा दी जाएगी, क्योंकि अदरवाइज इसको ग्राउंड लेवल पे इस तरह से रोल आउट करना, फिलहाल तो अभी पेंडेमिक चल रही है, महामारी चल रही है, और इसको एक सेंट्रलाइज कंट्रोल में रखा है, पर आगे आने वाले समय में जिस तरह से हर साल हमें इसको एज ए बूस्टर की तरह देना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, तो ये आम जिस तरह से बाकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होती है, तो उस तरह से इसकी अवेलेबिलिटी करा दी जाएगी आगे आने वाले समय में। जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि अब महामारी के हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अंतिम पड़ाव पे पड़ रहे हैं, और जैसा हम देख भी रहे हैं कि वायरस भी अपने जो इसका इवोल्यूशन वाला जो फेज है, ये भी अब धीरे धीरे कम जो है घातक होता जा रहा है, संक्रामक अधिक होता जा रहा है। और इस तरह पहले की अगर हम देखें भी हिस्ट्री में भी, तो इसी तरह से जो है वायरस धीरे 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 अपने स्वरूप को बदलते बदलते और कमजोर कमजोर होता पड़ता चला गया। यहाँ पर अभी ये संक्रामक ज्यादा है, बट अभी जिस तरह से डेटा आ रहा है उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा है, तो समझते हैं आगे आगे ये और जो है कम लीथल होता चला जाएगा। तो निश्चित तौर पे वैक्सीन तो रहेगी रहेगी, और वो ग्राउंड लेवल पे सभी जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी करानी होगी, इसी तरह की बात चल रही है। हाँ, हमारे एक अच्छे व्यूअर्स ने एक सवाल किया है कि जब वैक्सीन से प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये वैक्सीन जबरदस्ती क्यों दी जा रही है? डॉक्टर सुनील। जी, जी। देखिए, शुरू से ये बात कही जा रही है कि वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं बचाएगी। आप संक्रमित तो हो सकते हैं, 2 चीज़ें हैं कि संक्रमण होना और बीमारी की गंभीरता होना। वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन से, आपको आईसीयू से, इन सब से बचाएगी आपको। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझ लेना। तो इसलिए वैक्सीन आप लगाएँगे, इन्फेक्शन आपको हो सकता है, संक्रमित आप हो सकते हैं, पर आपको बीमारी की गंभीरता नहीं होगी। जितना भी अभी भी हम डेटा देख रहे हैं, डेल्टा वेव के अंदर भी जैसा हमने देखा कि जो काफी सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट डेल्टा के आने से पहले जो वैक्सीनेटेड हो गए थे, निश्चित तौर पे वो प्रोटेक्टेड रहे थे। और विदेशों का भी जो डेटा आ रहा है सारा सामने, उनमें जो वैक्सीन लगा चुके हैं लोग, उनके अंदर बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है। तो वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं, पर आपको बीमारी की गंभीरता होने से बचाती है। सर, ओमिक्रॉन के सिम्टम क्या है? यस, जी, जी, जी। हमारे भी जितने पॉजिटिव सैंपल, एक्चुअली हम सब पेशेंट्स का डेटा कैप्चर करते हैं कि उनकी हिस्ट्री भी लेते हैं एक फॉर्म में जो टेस्ट कराने आते हैं। तो ज्यादातर कुछ नए सिम्टम्स है, काफी सारा देखने में आ रहा है कि रात को पसीना आना एक तो, और एक बैकएक की कंप्लेंट भी करते हैं, कुछ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया वाली।
तो ये हमने काफी सारी कॉमन देखी है। स्पेसिफिकली हम रोज का डेटा देखें, लगभग 1500 के करीब टेस्ट करते हैं और पॉजिटिविटी रेट भी काफी है। तो ये वाले काफी लोग सिम्टम लिखते हैं ऐसे वाले, तो ये भी कुछ नए सिम्टम्स ऐड जो है हुए। Sir, can you tell if the vaccine can reduce serious side effect on previous existing condition patients? Dr. Sameer? So serious effects on pre-existing conditions patients, हाँ बेसिकली देखिए उनके लिए तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है वैक्सीन, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं बूस्टर की और हमारी जो प्रिकॉशन डोज की, वो भी उन पेशेंट्स को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। निश्चित तौर पे उनको जो है उनके अंदर उस तरह की जो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है जिस तरह का एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में आता है, पर उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली जो प्रिकॉशन डोज भी हमारी दी जा रही है 10 तारीख को, वो भी उन लोगों के लिए है। जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल 60 साल और कोमॉर्बिड वालों को, बट आगे जो ये और जो है एज ग्रुप कम होता रहेगा, 45 प्लस कोमॉर्बिड को भी दी जाएगी, पर निश्चित तौर पे उनके ऊपर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनके लिए कारगर भी है और बहुत जरूरी भी है। Next question is, third dose would be the same as the last two doses or can be a mixed one? पीछे जी पेपर में न्यूज आ रही थी कि यदि मिक्स वैक्सीन लगवाते हैं तो शायद इम्यूनिटी लेवल ज्यादा होगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट टू द वैक्सीन कमेटी? जी बिल्कुल, ग्लोबली जितना भी डेटा आया है उसके अंदर देखा गया है, बिल्कुल हमारी जो मिक्स एंड मैच वाली पॉलिसी है कि मिक्स एंड मैच की जब हम बात करें, जो हमने एक वैक्सीन ली और उससे दूसरी अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो बहुत अच्छा उसमें इम्यून रिस्पॉन्स हमें मिलता है, जिस तरह का डेटा देखा गया। पर फिलहाल अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोगों को जो हमारी प्राइमरी वैक्सीन लगी है उसी का थर्ड डोज लगेगा। आगे आने वाले समय में जिस तरह से और डेटा हमारे पास आएगा, तो जैसे अभी हमारी 2 और वैक्सीन जो अप्रूव्ड हुई है डीसीजीआई से, कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स, और एक नेजल वैक्सीन भी आने वाली है, तो निश्चित तौर पे आगे जो हमें एज ए बूस्टर के तौर पे दी जाएगी तो वो वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। क्या हर आम बुखार, बदन दर्द आदि को हम फ्लू कहेंगे, या वायरस पर या ओमिक्रॉन सब एक जैसे ही लगते हैं? आप क्या कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, और एक इसमें और भी जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं कि इस बार हमारी जो पैथोलॉजिकल और अदर चीजें हैं, जैसे जो भी पिछले 3 हफ्ते से टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं लोग, तो उनमें किसी भी तरह का रेडियोलॉजिकली कोई निमोनिया या ऐसी चीजें नहीं देखी जा रही है, और उनके जो पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स भी है अलग से, जो सीआरपी, डी डाइमर्स, और इनमें भी किसी तरह की कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं। तो इससे ये जरूर है कि उस तरह से ये डेल्टा की तरह ये जो है वायरस लीथल नहीं है और उस तरह से आपको बहुत हार्म नहीं पहुंचा रहा है जिस तरह से हम डेल्टा के अंदर देख रहे थे। Second is, sir, after the second dose, can we know we are fully immunized or not? And what is the immunity level? कितनी देर तक ये रहता है? कब हमको टेस्ट कराना चाहिए दोबारा? और समीर आप पढ़ सकते होंगे ये अपने स्क्रीन? जी बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, सेकंड डोज के जैसा मैंने आपको बताया कि हमें प्रोटेक्शन के लिए एक निश्चित लेवल ऑफ इम्यूनिटी चाहिए होता है, और जैसे आप हमारे पास सबसे ज्यादा कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड में जिस तरह से निर्धारित 2 डोज थी, जिसके अंदर पहली डोज के बाद दूसरी डोज को हम 12 से 16 हफ्ते के बाद लगा रहे थे, तो जितने भी इसमें अभी सामने जो डेटा आया था थोड़ा, तो हमें जो वैक्सीन लगी है उसका 6 से 8 महीने तक एंटीबॉडीज लेवल रहता है। इवन जो mRNA वैक्सीन जो बाहर ज्यादा लग रही थी उसका 6 मंथ के बाद एंटीबॉडीज लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए जो भी हम बात कर रहे थे कि बूस्टर डोज की, फिलहाल आपने 2 डोज लगाई है तो उसको हम फुली इम्यूनाइज्ड कैटेगरी के अंदर ही लेते हैं। बट हाँ, जैसा जैसा गाइडलाइंस आ रही है अभी स्पेसिफिकली कि आपको एक दोबारा से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक और एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पर कितने समय में ये कम होती रहेगी ये अभी उस तरह के हमारे पास बहुत ज्यादा अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, 8 महीने 9 महीने तक तो फिर भी अच्छी खासी इम्यूनिटी रहती है। ये बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है और ये सेम प्रॉब्लम बड़ों के साथ भी है। मतलब बच्चे जो है बड़ों को ही कॉपी करते हैं ज्यादातर, क्योंकि हमारा ज्यादातर क्या होता है कि अभी जैसे अभी लॉकडाउन की बात हुई या कर्फ्यू की बात हुई, तो लोग जो अपना वॉक वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज, वो भी उस चीज को लेके स्टॉप कर देते हैं। जबकि हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल है कि घर में भी आप अपना योगा और ये सब जरूर रखें, मतलब स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज। आपको अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब नहीं करना, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक रखना है, आपको अपना स्लीप मैनेजमेंट बिल्कुल रखना है। हमारा डाइट के साथ साथ हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है और हमारी नींद, वो भी ठीक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के। मुझको एक ही डोज लगी है, 5 महीने हो गए हैं, अब दूसरी डोज लेना प्रभावी रहेगा या नहीं, डॉक्टर समीर?
बिल्कुल आप ले सकते हैं। देखिए कई बार डोज डिले होने के कई कारण हो सकते हैं। आपको पहली डोज लगी, आपको संक्रमण हो गया, तो संक्रमण होने के बाद 3 महीने के बाद हम दूसरी डोज ले सकते हैं, पर आपको संक्रमण भी नहीं हुआ और आपने किसी भी कारण से अगर दूसरी डोज नहीं ली है और गाइडलाइंस के हिसाब से चाहे 12 से 16 हफ्ते हो गए, पर फिर भी आप अभी अपनी डोज ले सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि टाइम ओवर हो गया, टाइम पूरा होने के बाद भी आप अगर उसको लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी उसकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी और जैसा अभी भी हम बात कर रहे हैं जो बूस्टर की, वो तो आपको सेकंड डोज के 9 महीने के बाद लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कारगर नहीं होगी, तो आप बिल्कुल अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। mRNA वैक्सीन और ट्रेडिशनल वायरल वेक्टर वैक्सीन? हाँ जी सर। देखिए mRNA वैक्सीन तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारे पास वायरल वेक्टर वैक्सीन उपलब्ध है। तो जो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है हमें वही लगानी है और वायरल वेक्टर वैक्सीन की काफी अच्छी इफेक्ट देखा गया है, जिस तरह से लगी भी है हिंदुस्तान में, तो निश्चित तौर पे अभी जो उपलब्ध है यहाँ पे आप वो लगा सकते हैं। वायरल वेक्टर वैक्सीन जो आपकी कोविशील्ड के नाम से उपलब्ध है उसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस लास्ट वीक and in report it's mentioned as coronavirus 229E. Can you shed some light on it? हाँ जी डॉक्टर समीर, डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक। जी 229E मे बी शायद ये अपना वायरल लोड उसके अंदर सीटी वैल्यू लिख रहे होंगे शायद 22 एंड होना चाहिए। हाँ ये कुछ उन्होंने टाइपो एरर रहा होगा इसके अंदर, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ऑलरेडी 1 वीक हो गया है और आपको सीटी वैल्यू को नहीं पढ़ना, जो वैल्यू आया ये आपके लिए नहीं है। तो अभी आपको अपने सिम्टम्स को देखना है और सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, ये वैल्यूज आपके लिए नहीं है, उस पर क्या वैल्यू है। तो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड इंटरेक्शन और मैं डॉक्टर समीर CEO स्टार इमेजिंग एंड डॉक्टर अनविता गर्ग, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और व्यूअर्स के इंटीमेट किया। थैंक यू वेरी मच।